यूनिट 1 समावेशी शिक्षा की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। इस यूनिट में हम ये सीखेंगे कि दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे क्यों नहीं होते और ये भिन्नता अलग होना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी असली ताकत है। 1. विविधता, डाइवर्सिटी का विस्तृत अर्थ और इसके विभिन्न रूप। विविधता का सीधा मतलब हर इंसान का दूसरों से अलग होना। सरल उदाहरण से समझें। सोचिए, अगर भगवान ने इस दुनिया के सारे फूल सिर्फ एक ही रंग, लाल और एक ही खुशबू के बनाए होते तो ये बगीचा कितना बोरिंग उबाऊ लगता। ठीक वैसे ही हमारी कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। कोई बहुत तेज दौड़ता है, कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, कोई चुटकुले सुनाने में माहिर है तो कोई चुपचाप बैठकर गहराई से सोचता है। इस रंग बिरंगेपन को ही विविधता, डाइवर्सिटी कहते हैं। विविधता के मुख्य प्रकार विस्तार से। 1. सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब हमारे देश में अलग अलग धर्म, जाति और रीति रिवाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उदाहरण, कोई बच्चा ईद मनाता है, कोई दिवाली तो कोई क्रिसमस। सबकी अपनी भाषा और त्योहार हैं और यही हमारी भारतीय संस्कृति की असली खूबसूरती है। 2. आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। मतलब बच्चों के घर की पैसों की स्थिति का अलग अलग होना। उदाहरण, कुछ बच्चे अमीर घरों से आते हैं जिनके पास महंगे खिलौने और गैजेट्स होते हैं तो कुछ बहुत साधारण या मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। एक समावेशी स्कूल वो है जो अमीर गरीब का भेद मिटाकर सबको एक जैसी इज्जत दे। 3. भाषिक विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा की भिन्नता। मतलब सबकी मातृभाषा, घर पर बोली जाने वाली भाषा का अलग होना। उदाहरण, कोई बच्चा घर में हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी तो कोई अपनी क्षेत्रीय बोली जैसे बुंदेली, मालवी, निमाड़ी या गोंडी। क्लासरूम में इन सब की इज्जत होनी चाहिए। 4. लिंग आधारित विविधता, जेंडर डाइवर्सिटी। मतलब लड़का, लड़की या अन्य जेंडर। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 5. शारीरिक और मानसिक विविधता, फिजिकल और मेंटल डाइवर्सिटी। मतलब शरीर या दिमाग के स्तर पर बच्चों में अलग अलग क्षमताएं होना। कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो किसी को शरीर या सीखने में थोड़ी अलग मदद की जरूरत है। 2. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन होते हैं? अर्थ, वे बच्चे जिन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में स्कूल में पढ़ाई करने, उठने बैठने या समझने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा सहायता या खास उपकरणों जैसे चश्मा, सुनने की मशीन, व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है। बदलाव की कहानी। पहले के समय में इन्हें अपंग, विकलांग या मूर्ख जैसे बुरे शब्दों से बुलाया जाता था जिससे उनका दिल टूट जाता था। लेकिन अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहती है क्योंकि इनमें कोई कमी नहीं है, बस इनकी ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं। CWSN के मुख्य प्रकार और उनके आसान उदाहरण। 1. दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड। जिन बच्चों को आंखों से देखने में परेशानी होती है, आंशिक रूप से कम दिखना या पूरी तरह अंधापन। मदद, इन्हें पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि, उभरे हुए बिंदुओं वाली किताबें और बड़े अक्षरों वाली किताबें दी जाती हैं। 2. श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड। जिन बच्चों को कानों से सुनाई नहीं देता या बहुत कम देता है, जो सुन नहीं पाते, वे बोल भी नहीं पाते, गूंगे बहरे। मदद, इन्हें इशारों की भाषा, साइन लैंग्वेज और हियरिंग मशीन, सुनने की मशीन से मदद दी जाती है। 3. अस्थि बाधित या शारीरिक रूप से अक्षम, लोकोमोटर इम्पेयर्ड। जिनके हाथ पैर में दिक्कत होती है जैसे पोलियोग्रस्त, हाथ या पैर कटा हुआ या हड्डियों की कमजोरी। मदद, इनके लिए स्कूल में सीढ़ियों के साथ साथ रैंप, ढलान वाला रास्ता और व्हीलचेयर की व्यवस्था होती है। 4. मानसिक मंदता बाय बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जिन बच्चों का दिमाग सामान्य बच्चों की रफ्तार से थोड़ा धीरे काम करता है, उन्हें कोई भी बात समझाने में थोड़ा ज्यादा समय और प्यार देना पड़ता है। 5. अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में कठिनाई। ये बहुत दिलचस्प है। इस कैटेगरी के बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम फिट और चतुर होते हैं, उनकी आंख कान सब सही होते हैं, लेकिन उनका दिमाग अक्षरों या अंकों को पहचान नहीं पाता। उदाहरण, एक बीमारी होती है डिस्लेक्सिया। आम भाषा में तारे जमीन पर फिल्म का ईशान अवस्थी याद कीजिए। इसमें बच्चा 100 को वॉस पढ़ता है या B को D लिखता है। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस इनके सीखने का तरीका अलग है। 3. विशिष्ट शिक्षा बनाम एकीकृत शिक्षा बनाम समावेशी शिक्षा, सबसे बड़ा अंतर। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी फुटबॉल मैच की कहानी लेते हैं। 1. विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, अलग थलग दुनिया। कहानी, स्कूल प्रशासन ने कहा, जो बच्चे ठीक से देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, उन्हें हमारे सामान्य स्कूल में मत लाओ। उनके लिए शहर से दूर एक अलग स्कूल बनाओ। नतीजा,
विशेष बच्चों का समाज और सामान्य बच्चों से कोई मेल जोल नहीं हुआ। वे अपनी ही दुनिया में कटकर रह गए। इसे अलगाव, सेग्रीगेशन कहते हैं। 2. एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन माइनस जबरन फिट करना। कहानी। कुछ सालों बाद सरकार ने कहा, चलो विशेष बच्चों को भी सामान्य स्कूल में दाखिला दे देते हैं। लेकिन स्कूल ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। स्कूल की इमारत तीसरी मंजिल पर थी और लिफ्ट या रैंप नहीं था। व्हीलचेयर वाले बच्चे से कहा, तुम खुद कोशिश करके ऊपर आओ। नतीजा, बच्चा स्कूल में तो आ गया, लेकिन स्कूल उसकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बदला। सारी परेशानी अकेले बच्चे को झेलनी पड़ी। 3. समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन माइनस गले लगाने वाली शिक्षा बट ट्रू इंक्लूजन। कहानी। ये सबसे आधुनिक और बेहतरीन तरीका है। इसमें नियम ये है, बच्चा स्कूल के हिसाब से खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि स्कूल बच्चे की हर ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलेगा। असर। स्कूल में रैंप भी बना, ब्रेल किताबें भी आईं, सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चा भी एक ही बेंच पर हंसते खेलते बैठा। टीचर ने दोनों को प्यार से पढ़ाया। इसे कहते हैं असली समावेश, इंक्लूजन। यूनिट 2, नीतिगत परिप्रेक्ष्य और कानूनी प्रावधान, पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स और लीगल फ्रेमवर्क्स। कानून और सरकार ने इन बच्चों की रक्षा के लिए क्या क्या कड़े नियम बनाए हैं, आइए इसे गहराई से समझें। 1. भारतीय संविधान और महत्वपूर्ण अधिनियम, एक्ट्स। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। देश के 6 से 14 वर्ष तक के हर एक बच्चे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सामान्य हो या दिव्यांग को, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी और मौलिक अधिकार है। कोई स्कूल किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकता। PWD एक्ट 1995, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, विकलांगता अधिनियम 1995। यह भारत सरकार का वो पहला बड़ा कानून था जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, नौकरी और समाज में बराबरी के अधिकारों की पक्की बात की गई। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस कानून ने क्रांति ला दी। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित फिक्स की गईं। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया गया ताकि वे भी अच्छे स्कूलों में मुफ्त पढ़ सकें। RPWD एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, संशोधित विकलांग अधिकार अधिनियम। यह 1995 वाले कानून का बड़ा और ताकतवर रूप है। खास बात, इसमें विकलांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर सीधे 21 कर दिया गया। इसमें नई चीजें जोड़ी गईं, जैसे एसिड अटैक, तेजाब हमला, पीड़ित, बौनापन, ड्वार्फिज्म, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और ऑटिज्म वाले बच्चे। इस कानून के तहत समावेशी शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई स्कूल मना करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति ने इक्विटी माइनस सबको न्याय संगत अवसर और इंक्लूजन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि देश के कोने कोने के हर विशेष बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का पूरा हक है और स्कूलों को इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे। यूनिट 3, समावेशी स्कूल और उसकी रूपरेखा, इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट। एक आदर्श समावेशी स्कूल बाहर से देखने में और अंदर से चलाने में कैसा होना चाहिए? आइए इसके 3 मुख्य स्तंभों को समझें। 1. समावेशी संस्कृति, इंक्लूसिव कल्चर। अर्थ, स्कूल की हवा में, उसके माहौल में अपनापन होना चाहिए। विस्तार से, स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक और बच्चों से लेकर टीचरों तक सबका दिल बड़ा होना चाहिए। यदि कक्षा में कोई बच्चा हकलाकर बोलता है या धीरे सीखता है तो बाकी बच्चे उसका मजाक, बुलिंग ना उड़ाएं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं। स्कूल में किसी के साथ रंग, जाति या शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव न हो। 2. समावेशी नीतियां, इंक्लूसिव पॉलिसीज। अर्थ, स्कूल के नियम कायदे ऐसे होने चाहिए जो किसी को बाहर न धकेलें, बल्कि सबको अंदर खींचें। विस्तार से, स्कूल का एडमिशन फॉर्म ऐसा हो जिसमें हर तरह के बच्चे का स्वागत हो। स्कूल की फीस और नियम ऐसे हों जो किसी गरीब या विशेष बच्चे के लिए बाधा न बने। स्कूल की टाइमिंग और अनुशासन के नियम लचीले, फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर विशेष बच्चों को थोड़ी छूट दी जा सके। 3. समावेशी प्रैक्टिकल्स, पद्धतियां और भौतिक ढांचा, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्कूल की इमारत और कमरे ऐसे होने चाहिए जहां हर कोई आसानी से आ जा सके। शारीरिक बनावट, आर्किटेक्चरल एक्सेसिबिलिटी, सीढ़ियों के साथ साथ ढलान वाले रैंप होने चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट होने जिनमें पकड़ने के लिए हैंडल, रेलिंग लगे हों। क्लासरूम इतने चौड़े हों कि व्हीलचेयर आसानी से घूम सके। TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। सिर्फ चौक और ब्लैकबोर्ड से काम नहीं चलेगा।
छूकर महसूस करने वाले 3D मॉडल्स, चित्र, ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। यूनिट 4 पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां समावेशी कक्षा में करिकुलम और पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज। जब एक ही क्लास में अलग अलग दिमाग और क्षमता वाले बच्चे बैठेंगे तो टीचर को पढ़ाने के पारंपरिक पुराने तरीके बदलने पड़ेंगे। 1. समावेशी पाठ्यक्रम, इंक्लूसिव करिकुलम और अनुकूलन अडैप्टेशन। अनुकूलन अडैप्टेशन का जादू। मान लीजिए कक्षा में 5वीं क्लास की अंग्रेजी की किताब पढ़ाई जा रही है। एक सामान्य बच्चा उसे तुरंत पढ़ लेता है, लेकिन एक बौद्धिक रूप से कमजोर या डिस्लेक्सिया वाला बच्चा उसे नहीं पढ़ पा रहा। टीचर क्या करेगा? टीचर उस पाठ को छोटा कर देगा, उसमें चित्र जोड़ देगा या कठिन शब्दों के आसान अर्थ लिखवा देगा। किताब वही है, लेकिन बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसमें थोड़ा बदलाव एडैप्टेशन कर दिया गया है। इसे ही समावेशी पाठ्यक्रम कहते हैं। 2. बाल केंद्रित और आधुनिक शिक्षण विधियां, बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज। समावेशी कक्षा को चलाने के लिए टीचर इन शानदार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्लास में बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं। उस ग्रुप में एक बहुत होशियार बच्चा होता है, एक औसत बच्चा होता है और एक विशेष या कमजोर बच्चा होता है। सब मिलकर एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। इससे टीम वर्क की भावना पैदा होती है। सहपाठी शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्लास का ही एक तेज और समझदार बच्चा अपने किसी कमजोर या दिव्यांग साथी को पढ़ाने में प्यार से मदद करता है। फायदा, कमजोर बच्चे का डर दूर होता है क्योंकि वो टीचर से ज्यादा अपने दोस्त के साथ खुलकर सीख पाता है और होशियार बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग -ABL। सिर्फ तालाबंदी की तरह बैठकर रटने के बजाय बच्चों को खेल खेल में मिट्टी से आकृतियां बनाकर, चार्ट बनाकर या नाटक के जरिए सिखाना। बहुसंवेदी उपागम, मल्टीसेंसरी अप्रोच सबसे बेहतरीन तकनीक। इसमें हम पढ़ाई के दौरान शरीर की एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, अगर बच्चों को आम के बारे में पढ़ाना है, 1. आंखों से असली आम का चित्र या आम दिखाना, देखना। 2. कानों से आम की कविता, गाना या सुनना। 3. त्वचा से आम को हाथ से छूकर उसकी चिकनाहट महसूस करना। 4. जीभ से आम का स्वाद चखना। जब आंख, कान, हाथ, जीभ सब एक साथ मिलकर सीखते हैं तो वह ज्ञान दिमाग में हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। यूनिट 5 मूल्यांकन, असेसमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। पढ़ाई पूरी होने के बाद ये जांचना कि बच्चे ने क्या सीखा, इसे मूल्यांकन असेसमेंट कहते हैं। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का तरीका बिल्कुल नया और मानवीय है। 1. पारंपरिक परीक्षा बनाम समावेशी मूल्यांकन। पुराना तरीका, साल के अंत में 3 घंटे का एक कठिन पेपर। जो बच्चा पास हो गया वो अच्छा, जो फेल हो गया वो नाकाबिल। ये तरीका गलत है। समावेशी तरीका, यहां हम बच्चे की तुलना दूसरे होशियार बच्चों से नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि कल ये बच्चा जहां था आज उससे कितना आगे बढ़ा है, यानी बच्चे की अपनी प्रगति की तुलना की जाती है। 2. सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत, कंटिन्यूअस परीक्षा सिर्फ साल में एक बार नहीं, बल्कि रोज पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे टेस्ट, मौखिक बातचीत, खेलकूद और गतिविधियों के जरिए लगातार चलती रहती है। व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें सिर्फ किताबों के रटे रटाए सवालों की जांच नहीं होती, बल्कि बच्चे का व्यवहार, उसका दूसरों से मिलने का तरीका, उसकी ईमानदारी, उसकी ड्राइंग और उसके खेलकूद के हुनर को भी परखा जाता है। 3. मूल्यांकन में विशेष छूट और अनुकूलन, अकोमोडेशंस इन असेसमेंट। चूंकि हर बच्चा अलग है, इसलिए परीक्षा के नियमों में भी विशेष बच्चों के लिए प्यार भरे बदलाव किए जाते हैं। अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम। जो बच्चे लिखने में धीमे हैं या जिन्हें शब्दों को प्रोसेस करने में समय लगता है, उन्हें पेपर पूरा करने के लिए 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लेखक की सुविधा, स्क्राइब अमान्युएंसिस। जो बच्चा किसी शारीरिक अक्षमता के कारण पेन पकड़कर लिख नहीं सकता, उसके लिए स्कूल एक राइटर, लिखने वाला सहायक उपलब्ध कराता है। बच्चा बोलता है और राइटर उसकी कॉपी में उत्तर लिखता है। मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन। जो बच्चे लिखने में पूरी तरह असमर्थ हैं, उनसे टीचर आमने सामने बैठकर बोलकर मौखिक सवाल पूछते हैं और वे बोलकर जवाब देते हैं। लचीले प्रश्न पत्र, बड़े बड़े निबंध लिखने वाले कठिन प्रश्नों के साथ साथ टिक लगाने वाले, MCQ, खाली स्थान भरने वाले और चित्र देखकर पहचानने वाले आसान प्रश्न भी दिए जाते हैं। यूनिट 6 सहयोग, साझेदारी और अभिभावक की भूमिका, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और रोल ऑफ पेरेंट्स। कोई भी अच्छा स्कूल अकेले जादू नहीं कर सकता। इसके लिए एक मजबूत टीम वर्क की जरूरत होती है।
एक बहुविषयक टीम, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम MDT। विशेष बच्चों की हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की एक टीम मिलकर काम करती है। एक विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, जो खासतौर पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने और संभालने की ट्रेनिंग लिए होते हैं। दो मनोवैज्ञानिक आई काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट बाय काउंसलर, जो बच्चे के मन का डर, घबराहट या तनाव दूर करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। तीन वाक चिकित्सक, स्पीच थेरेपिस्ट, जो बच्चे साफ बोल नहीं पाते, हकलाते हैं या तोतलाते हैं, उनकी जीभ और गले की खास एक्सरसाइज करवाकर उनकी आवाज़ सुधारते हैं। चार भौतिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर या विकलांग बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कसरत करवाते हैं। पाँच सामान्य शिक्षक, क्लासरूम टीचर, जो रोज़ क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। दो माता पिता और समुदाय की बड़ी भूमिका। माता पिता की भूमिका, पेरेंट्स रोल। माता पिता बच्चे के घर पर पहले गुरु होते हैं। यदि माता पिता अपने विशेष बच्चे को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करें, प्यार दें और स्कूल के टीचरों के साथ मिलकर काम करें, तो बच्चे की तरक्की दुगुनी तेजी से होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग, PTM में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए। समुदाय की भूमिका, कम्युनिटी रोल। समाज के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विशेष बच्चों को अभिशाप या भगवान की सज़ा न समझें, बल्कि उन्हें समाज का एक सामान्य और सम्मानित हिस्सा मानें। जब समाज जागरूक होता है तो कोई भी बच्चा खुद को अकेला या कमज़ोर महसूस नहीं करता। शुभकामनाएं।